प्रेडिक्टेबिलिटी में तीन फैक्टर्स होते हैं। पहला है यूनिफॉर्मिटी, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस हमेशा बिल्कुल सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जब कोक पीते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम होता है और लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि उसका टेस्ट बिल्कुल सेम हो। इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। ये करना इतना आसान नहीं है। इस ड्रिंक को बनाने से लेकर इसकी पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेप में कोका कोला ने यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखा है। जरा सोचकर देखिए कि हजारों जगह बिल्कुल सेम प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस और न जाने किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। दूसरा फैक्टर है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है कि उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बार बार कस्टमर्स को देते रहना। कोका कोला ने 1980 में एक गलती की थी। उन्होंने कोक की रेसिपी में बदलाव किया था। उन्होंने न्यू कोक के नाम से प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, लेकिन वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने दोबारा पुरानी रेसिपी को फॉलो करना शुरू किया और उसकी सेल पहले की ही तरह तेजी से बढ़ने लगी। तीसरा फैक्टर है रिलायबिलिटी, यानी अपने प्रोडक्ट को बिना किसी गलती और बिना देर किए लोगों तक पहुंचाना। ऑनलाइन स्टोर स्नैपडील के साथ पास्ट में शर्मिंदा करने वाले कई हादसे हो चुके हैं। एक बार एक कस्टमर ने सैमसंग गैलेक्सी कोर स्मार्टफोन ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन जब पैकेज की डिलीवरी की गई तो बॉक्स में से साबुन की बट्टी निकली। ऐसी ही एम्बैरेसिंग घटना एक बार फिर हुई जब एक कस्टमर ने मैकबुक प्रो का ऑर्डर दिया था और बदले में उसे हीटर डिलीवर किया गया। अरे रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। एक बार किसी कस्टमर ने आईफोन 4S का ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें से मार्बल स्टोन से भरा बैग निकला। इन सब से उबरने के लिए स्नैपडील ने नई शुरुआत की और स्नैपडील 2.0 लॉन्च किया। एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए कस्टमर को आप पर भरोसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपको ऑर्डर किया है तो उन्हें सही समय पर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट ही डिलीवर किया जाएगा। इसीलिए आपको अपना वैल्यू डिलीवरी करने में यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट और रिलायबल तीनों होना होगा। लॉयल कस्टमर्स बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन तीनों बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा लॉयल कस्टमर्स दोनों ही कमा सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं फाइनेंस की। जब भी लोग फाइनेंस शब्द को सुनते हैं तो बड़े बड़े बोरिंग बार चार्ट, स्प्रेडशीट और कभी ना खत्म होने वाले नंबर्स के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जरूरी बातों पर फोकस करेंगे तो फाइनेंस को समझना सिंपल है। फाइनेंस वो नॉलेज और साइंस है जिसका काम ये देखना है कि बिजनेस में पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। इसके बाद ये डिसाइड करना कि कितना पैसा कहाँ लगाना है और फिर देखना और समझना है कि आप जैसे पैसों को मैनेज कर रहे हैं, क्या वो आपको मनपसंद रिजल्ट दे रहा है या नहीं। आपको किसी डरावने बार ग्राफ और लंबे कैलकुलेशन को समझने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एक बिजनेस ग्रेजुएट हो या ना हो, तब भी आप इसे आसानी से और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है और वो काफी अच्छा चल रहा है। आपके प्रोडक्ट से अच्छी कमाई हो रही है। उसके बाद आपको कई सारे बिल्स, एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह के खर्चों को उठाना पड़ता है। इसके बाद जो बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट। यहां से प्रॉफिट मार्जिन की शुरुआत होती है। अगर आपका बिजनेस साल में $10 लाख कमा रहा है, लेकिन आपके खर्चे ही $9,99,999 हैं, तो ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना। आपको ज्यादा कमा करके कम खर्च करना होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट घर ले जा सकें। इस प्रॉफिट को आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अनएक्सपेक्टेड घटनाओं में सरवाइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया तो बिजनेस बंद होने की नौबत आ सकती है। प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल मतलब है कि पैसे कमाने के लिए आपको कितने पैसे लगाने हैं। जब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तब हमें प्रॉफिट मिलता है। ये मार्जिन जितना बड़ा होगा उतना ही फायदेमंद होगा आपका बिजनेस।